Hello dear students. In this video we shall discuss question 4 of CA Inter May 2018 paper. So let's get started. For question 4A, you will require knowledge of annual return as discussed under section 92. We had discussed this in the current paper itself. मई 2018 के पेपर में ही कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन आया था, तभी मैंने आपको MGT 7 दिखाया था. अब उसी पेपर में सेक्शन 92 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है. So let us go through the provisions of section 92. Now I am not discussing the entire section, I am only discussing the relevant subsections which will help us to answer the question. Now what is annual return? Contents तो हमने देख ही लिए थे. Annual means it is filed every year. Okay, ये yearly activity है. Return मतलब आपको कंपनी और कंपनी से related information देनी है किसे? ROC को. So every company, be it public or private, has to file annual return with ROC. ठीक है, तो मैंने वो जो लिखा है उसे आप सेंटेंस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. एवरी कंपनी शाल फाइल विद द ROC एनुअल रिटर्न. ठीक है, और दे शैल फाइल एनुअल रिटर्न विद द ROC. कब फाइल करेंगे, कितने टाइम में आपको ये एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद ROC. अगर आपने AGM होल्ड की है उस साल में, तो AGM की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करके ROC के पास फाइल करना है. So if the company has held AGM, then within 60 days from holding the annual general meeting. लेकिन अगर कंपनी ने AGM नहीं की, then also the company has to file annual return within 60 days from the date when the AGM should have been held. तो कब होल्ड करते हैं AGM? It should be held within 6 months from the end of the financial year. तो मान लो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2019 को, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे 30 सितंबर 2019 के पहले पहले मुझे AGM करनी है. तो लास्ट डेट क्या हुई AGM की? 30 सितंबर. तो एक्ट बोलता है कि ठीक है, 30 सितंबर के 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है. सो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द AGM शुड हैव बीन हेल्ड. और सिर्फ आपको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, यही केस में आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी, जहां पर आप क्लियरली मेंशन करोगे कि आपने AGM होल्ड क्यों नहीं की, क्या रीजन है कि आप AGM होल्ड नहीं कर पाए. सो अ स्टेटमेंट गिविंग रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. अच्छा ठीक है, ये तो था सब सेक्शन 4 में. अब चलो देख लेते हैं कि सब सेक्शन 5 में क्या लिखा है. इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न, ये सोच के कि भाई मैंने तो AGM की नहीं है, मुझे तो एनुअल रिटर्न फाइल करना ही नहीं है. तो अगर कंपनी ये सोच रही है कि मैंने AGM नहीं की है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हो. एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही है, साथ में आपको फाइन भी लगेगा. कंपनी will have to pay fine minimum 50,000 which may extend to, तो उसको सेव करने के लिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम, लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे? which may extend to 5 लाख रुपीस. ये तो हो गई कंपनी की बात. What about the officers in default? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका तो माइंड है नहीं ये सब सोचने का. तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसे क्या करना पड़ेगा? He will be subject to fine minimum 50,000 which may extend to rupees 5 lakhs or imprisonment maximum 6 months or both. ठीक है, तो या तो फाइन लगेगा या इम्प्रिजनमेंट या दोनों लगेंगे. तो ये थे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92. चलो इसे अभी अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4A पढ़ेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे, सबसेक्शन 4 एंड 5. ओके,
Bazaar Limited called its annual general meeting in order to lay down the financial statements for the shareholders' approval. But due to want of quorum, मतलब quorum आया ही नहीं, the meeting was cancelled. The directors did not file the annual returns with the registrar. They were of the idea that the time is within 60 days from AGM. That would not apply as the AGM was cancelled. उनको लगा कि हमने तो AGM की नहीं है, हमें तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है. Has the company contravened the provisions of the Companies Act? आप बोलोगे yes, the company has contravened the provisions और आप लिखोगे सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 एंड 5. तो कॉन्ट्रावेंशन है, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या फाइन लगेगी, वो सबसेक्शन 5 में हमें मिलेगा. If the company has contravened the provisions, how will it be penalized? तो आप लिखोगे provisions of section 92 subsection 5. चलो क्वेश्चन 4b पढ़ लेते हैं. Benson Limited issued a notice with agenda for 9 businesses. Okay, let me highlight 9 businesses to be transacted at the annual general meeting. Out of those 9 businesses, 2 businesses were regarding appointment of Mr. Sahu and Pranav as directors. So let me highlight appointment of directors. Now the chairman decided to move the resolutions for all 9 businesses together. To save time of the members present, you have to examine the validity of the resolutions. So there were 9 businesses to be transacted in the meeting. Out of those 9 businesses, 2 related to appointment of directors, 7 were other businesses. The chairman, in order to save time, decided to move all the 9 resolutions together. You have to examine the validity of the decision. 4 marks का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे, तो चलो थ्योरी देख लेते हैं. Now students, company is an artificial person. So it cannot take decisions for itself. कंपनी खुद अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकती. तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी विल हैव टू कॉल आइदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मेंबर्स टू टेक डिसीजन फॉर इटसेल्फ. डिसीजन या तो बोर्ड लेगा या फिर मेंबर्स लेंगे. कैसे लेंगे? बाय पासिंग रेजोल्यूशंस. कहाँ पर पास करेंगे? इन द मीटिंग. या तो बोर्ड मीटिंग होगी या फिर जनरल मीटिंग. ये बहुत ही जनरल पार्ट है, ये सब आपको नहीं लिखना है एग्जाम में. ये तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद के डिसीजंस तो ले नहीं सकती. कंपनी के लिए डिसीजंस या तो बोर्ड लेता है या मेंबर्स लेते हैं. कैसे लेते हैं? बाय पासिंग रेजोल्यूशंस. कहाँ पर पास करते हैं? मीटिंग में. अच्छा, मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास करनी है, ये मुझे मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना. अदरवाइज मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि मीटिंग किस चीज़ के लिए बुलाई गई है? तो हम मेंबर्स को मीटिंग के बारे में कैसे बताते हैं? वी गिव देम अ नोटिस. और नोटिस में हम लिख देते हैं कि ये रेजोल्यूशंस है जो हम मीटिंग में पास करने वाले हैं. तो एक नोटिस जाएगा. नोटिस में बहुत सारे रेजोल्यूशंस का मेंशन किया जाएगा. अब आइडियली, प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, अगर इतने सारे रेजोल्यूशंस हैं तो कंफ्यूजन और मिक्सिंग अप अवॉइड करने के लिए हर रेजोल्यूशन सेपरेटली मूव करना चाहिए. हर रेजोल्यूशन पे सेपरेटली वोटिंग होनी चाहिए, डिसीजन अलग से लेना चाहिए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चेयरमैन और मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, वो मिल के यूनैनिमसली ये डिसाइड करते हैं कि भाई अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो चलो ठीक है, हम सारे रेजोल्यूशंस एक ही साथ मूव कर देते हैं, सबका एक ही कॉमन वोटिंग करके वी विल पास द रेजोल्यूशन. ये पॉसिबल है जब सारे मेंबर्स यूनैनिमसली इसके लिए एग्री करें. कुछ इलीगल नहीं है. अगर चेयरमैन डिसाइड करता है कि हम सारे रेजोल्यूशंस एक ही साथ मूव कर देंगे, दिस एक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऑल द मेंबर्स. देखो, प्रैक्टिकली हर रेजोल्यूशन अलग मूव होना चाहिए, लेकिन अगर आपने वैसा नहीं किया तो ठीक है, ऐसा कुछ इलीगल नहीं है. लॉ में कुछ ऐसा प्रोहिबिट नहीं किया है. लेकिन
एक ही रेजोल्यूशन पास करना पॉसिबल नहीं है इफ, तो मैंने वहां पर लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल इफ द मेंबर डिमांड्स वोटिंग टू बी डन सेपरेटली फॉर ईच रेजोल्यूशन। तो कोई अगर मेंबर ऑब्जेक्ट कर लेता है, मैंने बताया था ना, अगर सारे मेंबर्स यूनैनिमसली एग्री करते तभी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं नहीं ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, आप हर रेजोल्यूशन को सेपरेटली वोट करवाओ और सबको सेपरेटली पास करो, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी विल हैव टू मूव द रेजोल्यूशन सेपरेटली। या फिर ही डिमांड्स अ पोल, इट इज अ काइंड ऑफ वोटिंग। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। द रेजोल्यूशन इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर at the general meeting of either a private company or public company। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये दोनों को अप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि आप 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको हर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। The chairman wants to pass one resolution, he wants to move one resolution for all the 9 businesses। तो हम क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो थ्योरी लिखेंगे कि ऐसा कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेंबर डिमांड करता है या फिर इट इज़ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो हमें सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो 2 रेजोल्यूशंस छोड़कर बाकी के जो 7 रेजोल्यूशंस है ना वो हम एक साथ पास कर सकते हैं। सो हाउ विल यू डिटर्मिन द वैलिडिटी? व्हाट एडवाइस विल यू गिव? वी विल एडवाइज द चेयरमैन टू पास 2 सेपरेट रेजोल्यूशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड द अदर 7 रेजोल्यूशंस कैन बी पास्ड टुगेदर। Students, the next question, that is question 4C, is a very interesting question. They have asked you to write any 4 contents of the director's responsibility statement as required under section 134 of the Companies Act. So instead of learning it by heart, why not see a director's responsibility statement from one of the annual reports of a company? So let's see it and then we will answer the question. Students, ये Reliance Industries की एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द ईयर 2014-15। तो वहाँ से मैंने डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का पेज लिया है। योर डायरेक्टर्स स्टेट दैट, योर मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन कंपनी तो मेंबर्स की है ना, तो मेंबर्स को हम बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी है, आपके डायरेक्टर्स आपको बताना चाहते हैं दैट the company has prepared the annual accounts after applying the applicable accounting standards। वो हमने फॉलो किए हैं और कोई मटीरियल, कोई इंपॉर्टेंट डिपार्चर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। ओके, तो जो भी मैंने हाईलाइट किया है उस पर ध्यान दो। यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू सेंटेंस। So what are the directors stating? They are stating that all the applicable accounting standards have been complied with in preparing the annual accounts and there is no material departure, means we have followed all the accounting standards. Secondly, all the accounting policies we have selected and applied them consistently throughout the year. Whatever judgments or estimates, the provisions that we have made, they are reasonable and they give a true and fair view of the state of affairs of the company. What is the third point? The directors have taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records. So adequate, see, it is not possible for us to record each and everything, but जितना हमसे हो सकता है हमने ट्राई किया है कि हम सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। सो वी हैव मेंटेन एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इतने एडिक्वेट हैं मतलब इतने रिकॉर्ड्स तो हमने मेंटेन किए ही हैं, इतने कंट्रोल्स तो हमने रखे ही हैं ताकि फ्रॉड्स प्रिवेंट हो और अगर कोई फ्रॉड हो भी जाए तो वो इमिजिएटली डिटेक्ट हो। तो इतनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए हैं एंड इतने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, देखो पॉइंट ई पढ़ लो, इतने फाइनेंशियल कंट्रोल्स हमने रखे हैं ताकि कोई भी फ्रॉड हो तो वो डिटेक्ट हो जाए या फिर
प्रिवेंट ही हो जाए, वो होए ही नहीं. So we have laid down internal financial controls. They are adequate. They are operating effectively. मैंने internal control, financial control का meaning भी वहाँ पर लिखा है. It is nothing but policies and procedures for effective conduct of the business. D में क्या लिखा है? The directors have prepared the accounts on going concern basis. प्रोविजंस इसीलिए किए हैं, एस्टिमेट्स इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि कंपनी साल 2 साल चलती ही रहेगी. इट्स अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. लास्टली क्या लिखेंगे वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में? दैट द डायरेक्टर्स हैव डिवाइज्ड प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज. तो जो भी लॉ कंपनी को अप्लाई करता है, मे बी द कंपनीज लॉ, एनी अदर इंडस्ट्रियल लॉ, जो भी लॉ अप्लाई करता है, हमने इतनी प्रोविजन तो किए हैं कि हमारे इंटरनल सिस्टम्स में, अकाउंटिंग सिस्टम्स में उन सब लॉ का कंप्लायंस हो. तो ये थे कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. आप चूज कर सकते हो कि आपको आंसर में क्या लिखना है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 4D का सबसे पहला पार्ट. डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. 4 मार्क का क्वेश्चन है. सिर्फ थ्योरी लिखनी है हमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है. वहाँ पर क्या लिखना है आपको? व्हाट इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस. तो चलो इसका सल्यूशन देख लेते हैं. मैंने एक नोट बनाया है, आप वो अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो. इंटरप्रिटेशन या तो ग्रामेटिकल हो सकता है या फिर लॉजिकल. ग्रामर मतलब क्या? जो लिखा है, जैसा लिखा है, पहले वैसे ही पढ़ो और समझने की कोशिश करो. First, try to understand the language as it is written in the text. Okay, so comma, full stop, all this will assume a lot of importance in interpretation. So first, go by the letter of law. Don't try to apply logic. First, try to understand what is written. So I have written head points for grammatical interpretation. It concerns exclusively the verbal expression of law, the intention of law, okay, as it is written. It does not go beyond the letter of law. It does not try to understand what may have been the intention of the lawmaker. I'm not going beyond the language of law. I'm not applying logic over here. The court cannot add or take away the letter of law. The court cannot add logic. The court cannot add its own interpretation. It cannot take away something to change the meaning of law. If the grammatical sense is absurd, absurd means वो weird लग रहा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है पढ़ के कि लॉ मेकर का ये इंटेंशन होगा. Like say for example, sometimes and is to be used as conjunctive, मतलब to add to sentences, but sometimes if अगर ग्रामर हम छोड़ दे और लॉजिक लगाए, and can also mean or. तो जब आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन चेंज करते हो, थोड़ा लेटर ऑफ लॉ से हट जाते हो, लॉजिक अप्लाई करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो कि लॉ मेकर ने ये एंड तो लिख दिया है लेकिन शायद उसका ये मतलब नहीं होगा, तो आप ग्रामर छोड़ के लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो. सो व्हाट इज लॉजिकल? इट सीक्स satisfactory evidence of the true intention of the lawmaker. हम टेक्स्ट के थोड़ा आगे चले गए हैं, हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, हम वो लॉ मेकर के माइंड में जानने की ये जानने की कोशिश करें कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था वो वर्ड डालने के पीछे. अभी हमारा क्वेश्चन लॉजिकल का नहीं है, सिर्फ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का है. तो ये 3 पॉइंट्स थे मीनिंग के. अब देख लेते हैं इस पे एक्सेप्शन क्या होगा. सी इफ यू आर ट्राइंग टू रीड द लॉ एज इट इज, यू आर गोइंग बाय द लेटर ऑफ लॉ, बट इट इज लॉजिकली डिफेक्टिव. लॉजिकली डिफेक्टिव मतलब क्या? भाई सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है. अगर मैंने इसको एज इट इज इंटरप्रेट किया, कुछ तो मिसचिफ लग रही है. अगर आपको वही इंटरप्रिटेशन डिफेक्टिव लग रहा है, डिफेक्टिव मतलब क्या?
एम्बिग्विटी लग रही है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है. देयर इज स्टिल कंफ्यूजन. There is some inconsistency. It is not matching with the previous section. This subsection is not supporting the main section. There is some inconsistency. It seems incomplete. थोड़ा unreasonable लग रहा है, कुछ तो missing लग रहा है यहाँ पर. Then in that case, you will not apply grammar. You will go beyond that. तो थोड़ा हम logical में shift कर देंगे. अच्छा, नीचे ना मैंने रेमेडी भी दी है, सोल्यूशन दिया है. सपोज डिफेक्ट एम्बिग्विटी का है. ओके, देयर इज डिफेक्ट ऑफ एम्बिग्विटी. तो आप क्या करोगे? कोर्ट्स विल ट्रैवल बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ. कोर्ट्स ग्रामर पीछे छोड़ देगा, लॉजिक यूज करने की कोशिश करेगा, और दे विल ट्राई टू इंटरप्रेट लॉ यूजिंग सम अदर सोर्स. So they will leave the current act or the current legislature, and they will try to find some other source. What if the defect is inconsistency? Then you will understand the spirit of law. Okay, what was the intention of the lawmaker? Let us read that. If there is incompleteness, there is something unreasonable. What is unreasonable? The literal meaning, the literal interpretation, the grammatical interpretation is defeating the intention of law. It is defeating the purpose behind that legislature. Leave it aside. Apply logical intention of the legislature. So this is what was expected in exam. Write the meaning of grammatical interpretation and write down 3 exceptions. Students, next हम discuss करेंगे question 4D का second part. What is a document as per the Indian Evidence Act 1872? सिर्फ 2 marks का question है. What they expect is you to write the definition. But Indian Evidence Act तो हमारे syllabus में है ही नहीं. Don't worry, this definition is the one which you have studied in the interpretation of statutes. So let us go through the definition. Students, 2 marks का question है, तो definition से ज़्यादा हमें कुछ और लिखना नहीं है. चलो document की definition पढ़ लेते हैं. But before we do that, what is the meaning of document? कितनी बार आपने सुना होगा ना, प्लीज डॉक्यूमेंट इट. डॉक्यूमेंट इट मतलब लिखो. यस, तो लिखेंगे हम. डॉक्यूमेंट मतलब कुछ प्रिजर्व करेंगे. कहाँ पर लिखेंगे? पीस ऑफ पेपर हो सकता है, या फिर एनी अदर मटीरियल थिंग, एनी अदर मटीरियल जिस पे आप लिख सकते हो. कहाँ पर लिख सकते हो? क्लॉथ, वो भी चलेगा. स्टोन, या फिर सीडी में लिख लो. यू नो, वी राइट अ सीडी. या फिर किसी वॉल पे हमने कुछ लिखा है, कुछ एनग्रेविंग की हुई है. जैसे आप केव्स में चले जाओ, वहाँ पर पेंटिंग्स मिलेंगे. आप पुराने टेम्पल्स में चले जाओ, वहाँ पे कार्विंग्स मिलेंगी, कुछ लिखा हुआ मिलेगा. बिकॉज दे वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दैट इवेंट कि इस साल में ये राजा ने ये बनवाया था, इतने लोगों ने काम किया था. अच्छा, हमें कोई मॉन्यूमेंट बनाना है, जैसे कि आर्मी के लिए, तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट करते हैं, हम लिखते हैं, एनग्रेव करते हैं स्टोन में कि ये वॉर के लिए हमने किया था, ये इसका मेमोरियल है. तो जहाँ पर भी आप कुछ लिख लो, दैट इज नोन एज अ डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट का क्या यूज़ है, क्या किस चीज़ के लिए वो काम में आएगा? टू गिव इंफॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे जैसे हमने किसी का मेमोरियल बना लिया, या फिर किसी राजा ने कुछ बनवाया है, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस साल में वॉर हुई थी, तो ये हमने इन सोल्जर्स के नाम पे ये मॉन्यूमेंट बनाया है, या ये राजा ने ये टेम्पल बनवाया है, या फिर यू नो एनीथिंग विच गिव्स यू इन्फॉर्मेशन. इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ प्रूफ और एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो प्रूफ क्या है? देखो, वहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ प्रूफ इन इट सेल्फ कि हाँ ये इवेंट हुआ था, वो इवेंट के चलते हमने ये मॉन्यूमेंट, ये टेम्पल बनाया था. अच्छा, अगर मैं कुछ लेटर लिख रही हूँ तो मैं वहाँ पर डेट लिखती हूँ, तो मैं उसको प्रूफ दे सकती हूँ कि मैंने ये लेटर इस डेट पे लिखा था. सो इट गिव्स प्रूफ, और इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. एविडेंस वर्ड यूज़ किया है ना. This definition is given under section 3 of the Indian Evidence Act 1882. इसीलिए ये एक्ट का मेंशन वहाँ पर क्वेश्चन में किया था. ओके, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. चलो, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, एनीथिंग which is expressed or described
अपॉन एनी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, स्टोन हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, सीडी हो सकती है, वॉल हो सकता है, पेपर हो सकता है, आप क्या लिखोगे? ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटर्स ही लिखने हैं, ABCD, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिगर्स भी चलेंगे, या फिर कोई मार्क्स है, कुछ पैटर्न है, कुछ डिज़ाइन है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन। कभी कभार हम वर्ड्स भी लिखते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, हम ड्राइंग्स भी लिखते हैं, हम कॉम्बिनेशन करते हैं, which is intended to be used or it can be used for the purpose of recording that matter. So it is any substance on which we record a matter. तो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे राइटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय वर्ड्स, प्रिंट कर लो, फोटोग्राफ्स, दे आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लिखा ही होना चाहिए। फोटो, एनी प्रिंटेड फोटोग्राफ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4E, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अगेन it's just a 2-mark question, so what they are expecting is only the provisions. So let us revise the provisions of service by post. Meaning of service by post, section 27. Before we go through the provisions, let us understand the meaning of service and post. To serve means to give or send. So you are giving what? Document. How? By post. Now there are various ways in which documents may be served. Like say for example, if the company wants to send document to its members, so what are the different ways of service? Company can send it by regular post, courier, speed post, or maybe hand deliver the document. So there are various ways in which documents may be served. If we are serving the document by post, so when can we say that the post has been properly sent? So there are 3 conditions. If the law requires any document to be served by post, what is the meaning of serve? Either to give or send. Then we will assume that the document has been properly served, properly given, if the letter or the document is properly addressed. So if you mention the address correctly, it means the document has been properly served. Now, we have done our part of writing the correct address. हमने correct address लिखा है। सामने वाली पार्टी को अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो वो हमें ब्लेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने तो करेक्ट एड्रेस लिखा था। फिर आप फाइंड करिए कि आपको आपका डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मिला। मैंने डॉक्यूमेंट बराबर से सर्व किया है, बराबर से दिया है, इफ़ आई हैव प्रीपेड द स्टैम्प। प्रीपेड मतलब कि मैंने जितना वो स्टैंपिंग रिक्वायर था ना पोस्ट के लिए, उतना स्टैंपिंग मैंने भरा है। सी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द रिसीवर टू पे द स्टैम्प ना, वो ठीक नहीं रहता है। एक तो डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं, देन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू पे इट। तो लॉ बोलता है कि पोस्टेज जो है वो सेंडर आपने भरी है कि नहीं। हाँ, मैंने भरी है, तो मैंने प्रॉपर एड्रेस लिखा है, मैंने स्टैम्प भी प्रीपे किया है, एंड आई हैव पोस्टेड दैट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सी देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ पोस्टिंग। आप रेगुलर पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है जहाँ पर प्रूफ है कि मैंने भेजा है वो डॉक्यूमेंट, तो अगर आपने प्रॉपर एड्रेस लिखा है, अगर आपने स्टैंपिंग प्रॉपर की है, अगर आपके पास प्रूफ है कि हाँ मैंने वो डॉक्यूमेंट भेजा है, इट मीन्स द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रॉपरली सर्व्ड। अच्छा, मान लो कि आपने डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मुझे और भी कुछ काम करने हैं, तो मैं कितने टाइम तक वेट करूं? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट उसको मिल गया है? लाइक से फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग्स चैप्टर में पढ़ा होगा दैट नोटिस देने के लिए 21 क्लियर डेज होने चाहिए, ठीक है, 21 क्लियर डेज। अब ये 21 क्लियर डेज हम कब से शुरू करेंगे? आफ्टर द पोस्ट हैज़ रीच्ड, ठीक है, पोस्ट पहुंच गया, फिर वो कंप्लीट डे नेक्स्ट डे से हम शुरू करेंगे 21 डेज की कैलकुलेशन, ये जानने के लिए कि भाई 21 क्लियर डेज का नोटिस मिला है या नहीं। तो अब मैंने तो नोटिस भेज दिया, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं
21 डेज कब से शुरू करूँ, वो सामने वाली पार्टी को वो डॉक्यूमेंट मिला है या नहीं। एक्ट बोलता है देखो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में मतलब कितने दिन लगते हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट पहुंचने को, तो सब एरिया का अलग रहता है ना। मतलब आप बहुत दूर भेज रहे हो इंडिया में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पास में भेज रहे हो तो 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाता है। तो नॉर्मली वो एरिया में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 3 दिन 4 दिन। तो आप 3-4 दिन के बाद अज्यूम कर सकते हो कि वो लेटर सामने वाली पार्टी को मिल गया होगा, और फिर आप अपना 21 डेज का कैलकुलेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही हमें लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना कंटेंट सफिशिएंट है।